अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल सजनी मर्डर केस है। 26 साल की सजनी नाम की एक महिला की हत्या 14 फरवरी 2003 को हो जाती है। कथित तौर पर ये हत्या घर में लूटपाट के दौरान की गई थी। अभी पुलिस इस लूटपाट और हत्याकांड के सुलझावादी कि अगले ही दिन इस महिला का पति भी लापता हो जाता है। अब पुलिस इस केस को और लापता पति को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट लेते हैं और केस की जांच की आदेश देते हैं। फिर पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए 6 साल के अंदर लगभग 1 लाख कॉल डिटेल्स की जांच करती है। हजारों लोगों से पूछताछ की जाती है और पुलिस की टीम एक अनजान शख्स के खोजने के लिए लगा दी जाती है। 15 साल बाद इस केस में जो खुलासा होता है उसको जानकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इस केस में पुलिस का काम इतना लाजवाब था कि अपराधी पुलिस से पूछने पर मजबूर हो गया था कि आप बस मुझे इतना बता दो, आपने मुझे ढूंढा कैसे। पूरी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आखिर क्या है सजनी मर्डर केस की पूरी कहानी? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2003 से। सुबह सुबह अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णन नाम के एक व्यक्ति की फोन की घंटी बजती है। ओके कृष्णन फोन उठाते हैं। फोन पर उनके दामाद तरुण कुमार जीना राज की आवाज आती है, जो रोते हुए कह रहा था कि घर में लूट की वारदात हुई है और लुटेरों ने लूटपाट के दौरान उनकी बेटी सजनी की हत्या कर दी है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही ओके कृष्णन अपने कुछ रिश्तेदारों तथा पत्नी के साथ भागकर अपने बेटी दामाद के घर जाते हैं। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर का सामान बुरी तरीके से वहां पर बिखरा हुआ है। सामने फ्लोर पर उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है, जिसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ है। उसके बगल में बैठे दामाद तरुण तेजी से रो रहा है। स्थिति को देखते हुए तुरंत सजनी को पास के अस्पताल में ले जाते हैं, मगर अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब तक इस मामले की जानकारी अहमदाबाद के पुलिस को भी हो जाती है। पुलिस वाले भी भागते हुए क्राइम सीन पर आते हैं और जांच को शुरू कर देते हैं। पहली नज़र में ही ये लूटपाट के दौरान हत्या का मामला लग रहा था। इसके बावजूद पुलिस वाले एक एक चीज की बारीकी से जांच करते हैं। घटनाक्रम को समझने के लिए महिला सजनी के पति तरुण से पूछताछ करती है। इस पूछताछ के दौरान भी तरुण दहाड़े मार कर रोता चिल्लाता रहता है। इस कारण पुलिस ज्यादा दबाव तरुण पर नहीं देती है और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। तरुण जरूर दहाड़े मार कर रो रहा था, जांच कर दिया जाता है और मामले की जांच बढ़ती रही। पत्नी की मृत्यु की वजह से तरुण की हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए पुलिस उससे बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं करती है। उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। मगर ये क्या, घटना के अगले ही दिन 15 फरवरी 2003 को अचानक से तरुण लापता हो जाता है। पुलिस हर संभव तरुण का पता लगाने की कोशिश करती है, मगर तरुण का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। अब लोगों को खोजी कुत्ते की भौंकने का मतलब समझ आने लगता है। लोग समझ जाते हैं कि सजनी की हत्या में जरूर तरुण का हाथ था। अब पुलिस की कई टीम तरुण को खोजने में लगा दी जाती है, मगर तरुण का कोई भी अता पता नहीं चलता है। इसके बाद सजनी के माता पिता अपने दामाद तरुण पर ही अपनी बेटी की हत्या का मामला दर्ज करा देते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद पुलिस तरुण को खोजने में नाकाम रहती है। 2004 में
सजनी के कुछ ससुराल पक्ष के लोगों का लाइव डिटेक्टेड टेस्ट भी किया जाता है, मगर पुलिस को बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती है। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी और अब आ चुका था साल 2006, जब पुलिस वाले सजनी के कातिलों को ढूंढने में नाकाम रहते हैं तो सजनी के पिता गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं। पहले कई कोशिशों में ये नरेंद्र मोदी से मिलने में नाकाम रहते हैं, मगर किस्मत से इन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिल जाता है। नरेंद्र मोदी पूरी कहानी को सुनने के बाद गुजरात के आला पुलिस को बुलाते हैं और सजनी मर्डर केस की फाइल को खोलकर फिर से जांच करने की आर्डर देते हैं। इसी के बाद 2006 में इस केस की फाइल दोबारा खोली जाती है और फिर से जांच शुरू की जाती है। जांच की इंक्वायरी करने के लिए केस को कमिश्नर ए.के. शर्मा को दिया जाता है। शुरुआती कुछ साल तक पुलिस को कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है, बस साल बदलते रहते हैं। यहाँ तक कि जांच अधिकारी भी बदल जाते हैं। ना ही सजनी के कातिलों का और तरुण का भी कहीं अता पता नहीं चलता है। 6 साल और बीत जाते हैं। अब साल आता है 2012। अब इस मामले की जांच डीसीपी दीपन भाद्रान के नेतृत्व में शुरू होती है। डीसीपी दीपन बिल्कुल नए सिरे से इस केस की जांच करते हैं। सबसे पहले इस केस में शामिल एक लोगों के इतिहास भूगोल को खंगाला जाता है। फिर टीम अपना पहला टारगेट सजनी के पति को ढूंढने में लगाती है। इसके पीछे की सोच ये थी, अगर तरुण मिल गया तो बहुत से सवालों के जवाब यूं ही मिल जाएंगे। इसीलिए अगले कुछ महीनों में कई हजार लोगों की प्रोफाइल की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, इन लोगों से जुड़े एक मोबाइल नंबर और आने जाने वाले कॉल की निगरानी भी की जाती है और सभी नंबर की कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती है। ऐसे अगले कई महीनों तक चलता रहता है। पुलिस की कई टीमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, मगर किसी भी नंबर का कनेक्शन तरुण नाम के व्यक्ति से नहीं निकलता है। शुरुआती नाकामी के बावजूद पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और वो तरुण से जुड़े करीबी लोगों के नंबर पर अपना नज़र बनाए रखते हैं। खास तौर से तरुण की मां और तरुण के भाई के नंबर पर विशेष निगरानी की जाने लगती है। इसमें भी कई महीने बीत जाते हैं, मगर तरुण के मां के मोबाइल पर एक भी ऐसा कॉल नहीं आता है जो पुलिस वालों को तरुण तक पहुंचा सके। अब पुलिस वाले कल यहाँ गेस्ट के तौर पर रहते हुए जब पुलिस वाले पड़ोसियों के साथ भी अपना व्यवहार मधुर कर लेते हैं तो कुछ पड़ोसी पूछे जाने पर बताते हैं कि इस बूढ़ी अम्मा के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक तो अहमदाबाद में रहता है जबकि दूसरा बेटा कहीं साउथ इंडिया में रहता है। पुलिस के लिए ये छोटी मगर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद अब पुलिस वाले अपनी पूरी निगरानी अनम्मा पर ही बनाए रखते हैं। जांच में सामने आता है कि अनम्मा बीच बीच में केरल भी जाती हैं। जब पुलिस वाले लगातार निगरानी अनम्मा पर बनाए रखते हैं, उन्हें पता चलता है कि तरुण की मां केरल जाने के बाद बेंगलोर भी आई है। अब पुलिस इस बात को जानना चाहती है कि अनम्मा के बेंगलोर जाने की वजह क्या थी। इस बात को जानने के लिए अब पुलिस वाले अनम्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर डाल देते हैं और आने जाने वाले एक नंबर की डिटेल को खंगालना शुरू कर देते हैं। कई महीनों तक खंगालने के बावजूद अनम्मा के मोबाइल पर एक भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिलता है। इसके बावजूद पुलिस वाले तरुण की मां के मोबाइल नंबर पर नज़र
बनाए रखते हैं। पुलिस वालों की ये मेहनत एक दिन फाइनली कामयाब होते हुए नजर आती है। दरअसल एक दिन अनम्मा के मोबाइल नंबर पर अनजान नंबर से फ़ोन आता है। जब इस नंबर की डिटेल्स पुलिस द्वारा निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी निशा प्रवीण नाम के महिला पर दर्ज है, जो बेंगलोर में रह रही हैं। अभी पुलिस इस निशा प्रवीण के नंबर को निकाल पाती कि कुछ ही महीनों बाद एक लैंडलाइन नंबर से अनम्मा के मोबाइल पर फ़ोन आता है। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन था। अब इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये लैंडलाइन नंबर तो बेंगलुरु में एक इंडिया मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर दर्ज है। अब पुलिस की एक टीम ओरेकल इंडिया कंपनी पर पहुंचती है। इस कंपनी में लगभग 35,000 कर्मचारियों का डेटा था। पुलिस एक एक करके सभी कर्मचारियों का डेटा चेक करती है, मगर उसमें से एक भी कर्मचारी का नाम तरुण नहीं था। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाते हैं और तरुण की वर्षों पुरानी फ़ोटो लेकर कई लोगों को चुपके से इसी ओरेकल इंडिया के ऑफिस के इर्द गिर्द खड़े कर दिया जाता है तथा ऑफिस के आने जाने वाले एक एक लोगों पर नज़र रखने के लिए कहा जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली एक व्यक्ति दावा करता है कि इस फोटो में दिख रहे इस शख्स की तरह ही एक व्यक्ति को इस बिल्डिंग में देखा है। अब पुलिस वाले उस तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति का डिटेल कंपनी से पता करती है तो कंपनी की ओर से कहा जाता है कि पुलिस जिसे तरुण बता रही है असल में वे ओरेकल इंडिया के एग्जीक्यूटिव प्रवीण भटेले हैं। पुलिस को समझ आ जाता है कि यहाँ तरुण अपनी पहचान बदल के रह रहा है। पुलिस के लिए ये जानकारी बहुत बड़ी थी। अब अहमदाबाद की क्राइम की टीम जल्द से जल्द छापा मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी, मगर पुलिस वाले अपना ये प्लान बदल देते हैं कि उन्हें लगता है अगर तरुण को इस बात की भनक लग गई तो मिस्टर तरुण सुनते ही सामने वाला अपना हाथ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा देता है। इसे ये कंफर्म हो चुका था कि सामने वाला व्यक्ति तरुण है, जो प्रवीण भटेले के तौर पर कंपनी से जुड़ा हुआ है। तरुण की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अनिल नीचे खड़े अपने टीम को तुरंत इंफॉर्मेशन देते हैं और तरुण से कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, चुपचाप मेरे साथ चलो। तरुण समझ चुका था कि 15 साल तक जिस पहचान को उसने छिपाए रखा पुलिस ने उसका पता कर ही लिया, इसलिए वो भी बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चलने लगता है। चलते हुए तरुण बस पुलिस से एक सवाल का जवाब पूछता है कि बस आप मुझे इतना बताओ कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। 25 अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है, जहां की आगे की पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस के पास भेजा जाता है। पूछताछ में कई चौंका देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले 15 साल पहले मरने वाले सजनी के बारे में पूछताछ करती है। इसके बारे में खुलासा करते हुए तरुण बताता है दरअसल घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि सजनी के साथ शादी करके वो खुश नहीं था। वास्तव में तरुण का लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, मगर परिवार वालों की बातों में आकर वो बैंक में काम करने वाली सजनी के साथ मिलता है। फिर 2002 में सजनी से ही शादी कर लेता है। बहुत जल्द वो शादी से ऊब जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है। इसी के साथ वो भोपाल में अपने स्थित हीरा पन्ना अपार्टमेंट में आता है तथा अपनी पत्नी का दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद वो घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है।
और फिर घर में लूट का नाटक करता है। पहले तो पुलिस का खोजी कुत्ता तरुण पर शक जताता है। उसके बाद पूछताछ और शुरुआती जांच में शक की सुई तरुण की तरफ ही घूमने लगती है। इस कारण मौके का फायदा उठाकर अगले ही दिन तरुण वहां से भाग जाता है। यहाँ से भागने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मैं अब तुमसे शादी करूंगा। इतना सुनते ही तरुण को धक्का देकर ये कहकर निकाल देती है, मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। तरुण के बताने के मुताबिक फिर उसके बाद तरुण भोपाल में रह रहे अपने का पर्सनल कंप्यूटर भी यूज करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो चुपके से प्रवीण का सभी डॉक्यूमेंट्स कॉपी कर लेता है। तरुण उस डॉक्यूमेंट में अपनी फ़ोटो लगाकर खुद ही प्रवीण भटेले के दौर पर जीने लगता है। इन्हीं फर्जी कागजों का इस्तेमाल करते हुए तरुण प्रवीण भटेले के नाम पर पासपोर्ट समेत दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेता है। कुछ समय तक वो इधर उधर समय बिताता है और फिर 2012 में बेंगलुरु चला जाता है, जहां वो प्रवीण के डॉक्यूमेंट के दम पर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है। इस नौकरी के बदले कंपनी से उसे 22 लाख रुपए का सालाना पैकेज भी मिलता है। वो कंपनी की ओर से 3 बार अमेरिका के दौरे पर भी जाता है। कमाल की बात तो ये थी कि ये दौरा और सब कुछ इस फर्जी दस्तावेज से कर रहा था, मगर कभी भी पकड़ा नहीं गया। 2012 में ही प्रवीण की मुलाकात एक निशा नाम की लड़की से होती है। कुछ दिन के मुलाकात के बाद प्रवीण निशा को बताता है कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तरुण की बनी बनाई कहानी को सुनकर निशा तरुण के प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और बेंगलोर में ही एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। शादी के बाद जब कभी तरुण के माता पिता बेंगलोर आते थे तो तरुण निशा से कहता था कि ये उनके चाचा और चाची हैं। समय के साथ तरुण और निशा 2 बच्चों के माता पिता भी बनते हैं। इन सभी खुलासे के बाद तरुण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल वो जेल में ही है। इस मामले में तरुण की पत्नी निशा से भी पूछताछ की जाती है। निशा बताती हैं कि वो तो इस शख्स को प्रवीण भटेले के तौर पर ही जानती हैं। फिलहाल केस की बात करें तो लाखों की नौकरी करने वाला तरुण जेल की हवा खा रहा है। अपनी गिरफ्तारी के बाद ही वो लगातार जेल से निकलने के लिए अपील करता रहता है, मगर उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।